हेलो स्टूडेंट्स, आज है डे 6। हमने डे 5 पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स तो कवर कर लिए। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में आगे कुछ और कंसेप्ट्स हैं उसको कवर करते हैं, और साथ ही साथ आज के वीडियो में हम इलस्ट्रेशन के जो सम्स हैं वो सारे के सारे सोल्व करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द ICAI मॉड्यूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको समराइज करते हैं। तो हमने समझा कि भाई ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो हमारा मेन पॉइंट है, जहां से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो GAV कैसे निकालते हैं? तो GAV इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है, दोनों में से जो हायर होगा वो लेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट का मैंने आपको बताया था, क्या लेना है आपको? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट मैक्सिमम अप टू स्टैंडर्ड रेंट। तो एकदम इजी है ये वाला चीज। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में क्या लेना है? रेंट एक्चुअली रिसीव हो गया वो, प्लस जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो ले लेना है। यहां से आप माइनस कर सकते हो अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब बैड डेट्स, रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई होने पर। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली देखा था GAV कैसे निकालते हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें हमने कंसेप्ट पढ़े थे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, तो प्रॉपर्टी मतलब क्या? बिल्डिंग और उसके आसपास की जो जमीन है, गैराज हो गया, गार्डन हो गया, पार्किंग हो गया, वो भी प्रॉपर्टी में आएगा। ओपन प्लॉट जो है वो बिल्डिंग नहीं कहलाता, उसकी जो भी इनकम है भाड़े की वो आएगी या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में या फिर PGBP में। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम को असेस करवाने के लिए आपकी ओनरशिप होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। अगर आप भाड़े पे लेकर आगे भाड़े पे दे रहे हो तो वो इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैटेगराइज नहीं होगी, या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगी अगर आप कैजुअली कर रहे हो, और अगर आप रेगुलरली बिजनेस के रूप में कर रहे हो तो PGBP में उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। आगे प्रॉपर्टी आपने अगर खुद बिजनेस के लिए ऑक्यूपाई करके रखी है आपके, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कैटेगराइज होगा। उसके अलावा अगर आपके पास 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है और आपने खुद ने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है खुद के या फैमिली के रहने के लिए, या फिर वो अनऑक्यूपाइड पड़ी है, तो वैसे केस में आपकी 2 के अलावा जो प्रॉपर्टीज होगी आपकी चॉइस की कोई भी 2 छोड़ दी जाएगी। उसके अलावा की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको डीम टू बी लेट आउट, मतलब आपने भाड़े पे दिया ऐसा मान लिया जाएगा, इवन इफ दे आर नॉट गिवन ऑन रेंट। अगर प्रॉपर्टी को आपने एक दिन के लिए भी लेट आउट कर दिया तो वो पूरे साल भर के लिए लेट आउट प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। एक और पॉइंट देखा था वैकेंसी लॉस वाला। बेसिकली वैकेंसी लॉस क्या है? आप भाड़े पे देने के लिए प्रॉपर्टी को रेडी हो बट आपके पास टेनेंट नहीं आ रहा है, आपने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं करके रखा है, आप रेंट पे देने के लिए रेडी हो बट आपके पास टेनेंट नहीं आ रहा, तो वैसे केस में आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाएगा। बेनिफिट कब मिलेगा? जब आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल प्लस वैकेंसी लॉस के कारण जो आपका पैसा गया है, क्या मान लो कि भाई भाड़े पे पूरे साल भर गया होता तो कितना भाड़ा आता? अगर वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तब आपको जो भी वैकेंसी लॉस है उसका बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमने वापस से रिवाइज कर लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे फुल फ्लेज कैलकुलेशन पे। तो भाई कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे होता है? ठीक है, आपको स्टार्ट करना होता है विद GAV, आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो अभी आपने मैंने देखा उस हिसाब से आपको निकालना है। इसमें से आपको एक चीज माइनस करने को मिलेगी, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पे कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर तो वो आपको माइनस कर देना है। जैसे आप ये माइनस करोगे यू विल गेट NAV, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। अब यहां पे भी आपका कैलकुलेशन खत्म नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर कई सारे हेड्स हैं, उसके अंदर आप जो भी इनकम कमा रहे हो दैट इज योर ग्रॉस इनकम, उसमें से कुछ खर्चे आपने जो किए हैं उस इनकम को कमाने के लिए उसका डिडक्शन मिल जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने ग्रॉस भाड़ा इतना कमाया तो उस भाड़े को कमाने के लिए कुछ खर्चे आपने किए वो आप माइनस कर दो, उसके बाद की जो नेट इनकम होगी उस पर ही आप पे टैक्स लगाया जाएगा, जो लॉजिकल भी है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो सेल्स पे टैक्स नहीं लगता, सेल्स माइनस जो भी आपके खर्चे हैं वो करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो सेम वे हाउस प्रॉपर्टी के हेड में भी आपने ग्रॉस भाड़ा निकाल लिया, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया, उसके बाद भी कुछ और खर्चे हैं जिसका डिडक्शन आपको मिलता है, वो फिक्स किए हुए हैं सेक्शन 24 के अंडर। ठीक है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 2 सबसेक्शन है, सबसेक्शन A एंड सबसेक्शन B। सबसेक्शन A जो है वो फिक्स कहता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 30% ऑफ NAV, इसको डिटेल में देखेंगे। दूसरा आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आप घर खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लेके रखे हो उसका जो भी आपका इंटरेस्ट है उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा विद सम कंडीशंस। तो ये सारे डिडक्शंस म्युनिसिपल टैक्स,
और सेक्शन 24 के डिडक्शंस, ये माइनस करने के बाद आपकी जो नेट इनकम बच रही है उस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी की वो इनकम हो जाएगी। और ऐसे सारे जितने भी आपके घर हैं उनका टोटल करोगे तो वो उस पर्टिकुलर हेड की इनकम बन जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन देख लिया। अब हमको तीन चीजें देखनी है। पहला डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स का, उसके लिए क्या कंडीशंस है। दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो ये तीनों डिडक्शन जो है वो कब एलिजिबल होंगे, क्या क्या कंडीशंस है वो हम देख लेते हैं फटाफट। अब ये म्युनिसिपल टैक्स जिसको प्रॉपर्टी टैक्स भी कहा गया है, ये है क्या, इट इज टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी। देखो लोकल अथॉरिटी में बहुत सारी अथॉरिटीज आती है। अगर गांव में हो तो ग्राम पंचायत मैनेज करती है गांव को। सेम वे अगर किसी बड़े शहर के अंदर म्युनिसिपैलिटी होगी वो मैनेज करती है। तो कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, उसने अगर आपके प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स लगाया है तो उस टैक्स की बात चल रही है। कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी पेड और बोर्न बाय द असेसी। असेसी उस खर्चे को भोगना चाहिए, मतलब असेसी खुद पे करे या किसी और से पे करवा ले और उसको रिइंबर्स कर दे, मतलब असेसी उस खर्चे को बॉर्न करना चाहिए। टेनेंट को आपने बोल दिया कि भाई आप पे कर देना तो नहीं चलेगा। असेसी जो है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसको ही उसको पे करना है। तीसरी कंडीशन क्या है, ओनली इफ पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तभी जाके आपको डिडक्शन मिलेगा। पेमेंट नहीं करोगे, जब करोगे तब मिलेगा। ठीक है, सिंपल रूल है। आप म्युनिसिपल टैक्स का जब पेमेंट करोगे तब आपको डिडक्शन मिलेगा। पिछले 5 साल का इकट्ठा हो गया, आपने इस साल भरा तो इस साल आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इस साल नहीं भरा तो अगले साल जब भी पे करोगे उस साल में आपको डिडक्शन मिलेगा, मतलब पेमेंट बेसिस पे ये डिडक्शन मिलने वाला है। अरियर्स ऑफ प्रायर ईयर्स आल्सो अलाउड इफ पेड इन करंट ईयर। तो मैंने बोला पिछले 5, 10, 15 कितने भी सालों का इकट्ठा हुआ है, आपने पे नहीं किया था, क्योंकि पे नहीं किया होगा तो आपको डिडक्शन नहीं मिला होगा पिछले सालों में। तो इस बार अगर आपने पे कर दिया तो आपको सारा का सारा एक साथ डिडक्शन मिल जाएगा। पे करना जरूरी है। प्रॉपर्टी अगर फॉरेन में है तो क्या, तो फॉरेन में अगर प्रॉपर्टी है तो वहां की जो भी लोकल अथॉरिटी होगी उसने जो भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया होगा वो इंडिया में भी डिडक्शन मिल जाएगा। ये कब होगा, जब रेसिडेंट इंडिविजुअल है या फिर नॉन रेसिडेंट भी है बट जो भाड़ा है वो इंडिया में मिला है फॉरेन में सिचुएटेड प्रॉपर्टी का। तो वैसे केस में जो कैलकुलेशन करेंगे, फॉरेन में पे किया हुआ, वहां के लोकल अथॉरिटी को पे किया हुआ जो भी टैक्स होगा वो यहाँ पे भी डिडक्शन एलिजिबल हो जाएगा। उसके अलावा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज फॉर विच एनुअल वैल्यू इज नील। एक केस कैसा होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जहां पे आपको 2 घर छूट मिलती है कि 2 घर तक आप दिखा सकते हो एनुअल वैल्यू नील। तो उस केस में साथ ही साथ जो बिल्डर होता है उसके केस में आपकी जो प्रॉपर्टी होती है 2 साल तक आप दिखा सकते हो नील वैल्यू। तो वैसे केस में आपको म्युनिसिपल टैक्स का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नो डिडक्शन इज अलाउड, क्योंकि आपकी वैल्यू नील है तो वहां पे आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इवन इफ इट इज पेड बाय द ओनर। तो कई बार ऐसा होगा सम के अंदर आपको परसेंटेज दे रखा होगा म्युनिसिपल टैक्स का, तो बेसिकली ये म्युनिसिपल टैक्स का परसेंटेज किस पे निकालेंगे, जो आपकी म्युनिसिपल वैल्यू होगी, जो आपको ईआर कैलकुलेट करने के लिए दे रखी होगी उस पे ही आपको कैलकुलेट करना है। जनरली दिया रहता है बट कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा देंगे कि इट इज 5% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू आपको ईआर की कैलकुलेशन के लिए दी रखी होगी, वहां से आप निकाल सकते हो। तो 1 लाइन में अगर समराइज करें तो म्युनिसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, provided it is paid and borne by the assessee and it is actually paid during the previous year। एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। राजेश अ ब्रिटिश नेशनल इज अ रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब रेसिडेंट है, मतलब इसकी ग्लोबल इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 ही ओन्स अ हाउस इन लंदन, लंदन में उसका घर है, विच ही हैज लेट आउट फॉर 10,000 पाउंड्स पर मंथ। ठीक है, 10,000 पाउंड्स पर मंथ मतलब मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे तो 12 महीने का भाड़ा मिल जाएगा, 1,20,000 पाउंड्स हो रहा है। द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन इज 8,000 पाउंड्स। ठीक है, तो उसने 8,000 पाउंड्स उसने पे किया है वहां के लिए म्युनिसिपल टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इन इंडियन रूपी इज टेकन एज 95। तो आप अगर 8,000 इंटू 95 कर दोगे तो आपको रुपए में मिल जाएगा म्युनिसिपल टैक्स। सेम वे आपका जो भाड़ा है वो भी आपको इंडियन रुपीज में मिल जाएगा। कंप्यूट राजेश नेट एनुअल वैल्यू, तो ये है हमारा जीएवी, बेसिकली और कुछ दे नहीं रखा है तो हम एक्चुअली जो भाड़ा मिला है वो ले लेते हैं। म्युनिसिपल टैक्स उसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा NAV। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। आपको 10,000 पर मंथ रेंट मिल रहा है और 95 रुपीज का 1 पाउंड है,
तो टोटल आपको ₹1,14,00,000 रेंट मिल रहा है। आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया 8,000 पाउंड्स, जो कि इंडियन रुपीज में हो रहा है 7,60,000। जैसे इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,06,40,000। ये आपका एनएवी हो गया। अब जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद हमें मिल गया एनएवी। अब एनएवी में से हमको डिडक्शन जो मिल रहे हैं उसको ब्रीफ में देख लेते हैं। सेक्शन 24A में आपको 30% ऑफ एनएवी, जो भी एनएवी आ रहा है उसका एग्जैक्ट 30% कर देना है, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये क्यों दिया जाता है? तो बेसिकली प्रॉपर्टी जो है आप मैनेज करते हो, इसके अंदर आप रिपेयर्स करवाते हो, कभी कभी इंश्योरेंस भी लेते हो, तो ये जो जितने भी खर्चे हो रहे हैं टू मेंटेन द प्रॉपर्टी, उसके ल्यू में आपको एड होक 30% ऑफ एनएवी डिडक्शन दिया जाता है। आपसे पूछा नहीं जाता है कि आपने खर्चा किया नहीं किया, स्ट्रेट अवे 30% ऑफ एनएवी इज अलाउड ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। दूसरा मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टू कंस्ट्रक्ट और एक्वायर द प्रॉपर्टी। तो एक एक करके दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि कई सारी कंडीशंस हैं, तभी जाके आपको ये डिडक्शंस मिलेंगे। बात करते हैं पहले डिडक्शन की, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए। यहाँ पे आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ एनएवी इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअली एक्सपेंस इनकर आपने कितना किया है। तो आपको एग्जांपल में अगर कोई भी इंश्योरेंस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ऐसा कोई भी खर्चा दे, उसको आपको स्ट्रेट अवे इग्नोर करना है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग 30% डिडक्शंस ऑफ एनएवी इन ल्यू ऑफ दैट एक्सपेंसेस। ठीक है। सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको लेना है, उसके अलावा कोई भी खर्चा आप कर रहे हो स्ट्रेट अवे उसको इग्नोर करना है, क्योंकि यू आर गेटिंग 30% ऑफ एनएवी एज डिडक्शन इन ल्यू ऑफ दैट एक्सपेंसेस। ठीक है। इसके बाद कभी कभी कुछ केसेस में ये अलाउ नहीं होगा, नॉट अलाउड इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू इज टेकन एज नील। ठीक है। तो स्टॉक इन ट्रेड जो बिल्डर्स का होता है अप टू 2 ईयर्स, अगर आप चाहो तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि 30% डिडक्शन जो है वो एनएवी का लेना है। तो अगर एनएवी 0 होगा, इन दोनों केसेस में 0 ही होता है, तो उस केस में आपका 30% भी 0 आएगा। बट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इन 2 केसेस में आपको 30% ऑफ एनएवी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। ये डीएलओपी के लिए भी मिलेगा, क्योंकि डीएलओपी में आपका एनएवी निकलेगा बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी हुज वैल्यू इज टेकन एज नील, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड वाले में केस में 2 साल तक ऐसा होता है। द स्टैंडर्ड डिडक्शन बेसिकली सिंपल एनएवी का 30% करना है, वो आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाए। अब आते हैं सेक्शन 24B पे, जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट और लोन टेकन फॉर सम पर्पसेस डिडक्शन मिल जाएगा। क्या पर्पस होना चाहिए? एक्विजिशन, अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन, घर बनाने के लिए आपने प्लॉट लिया है और उस पर आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या फिर आपका ऑलरेडी घर बना हुआ है तोड़ के फिर से नया बना रहे हो, या फिर रिपेयर या रिन्यूअल करवा रहे हो, रिनोवेशन करवा रहे हो, या फिर टू रीपे ओरिजिनल लोन टेकन फॉर अबव पर्पसेस। क्या बोल रहे हैं? या तो आप एक्विजिशन कर रहे हो, नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, या आप कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या आप रिपेयरिंग करवा रहे हो, रिनोवेशन करवा रहे हो, या फिर आपने ऊपर के जो केसेस है, मतलब एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, ये कुछ करवाने के लिए लोन लिया था ऑलरेडी। अब आप क्या कर रहे हो? एचडीएफसी बैंक में से लोन लिया था, वहां पे आपको 10% इंटरेस्ट लग रहा है, आप उस लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफर करवा ले रहे हो, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट कम है। तो वैसे केस में भी जो नई लोन होगी, एचडीएफसी में भी जो लोन चल रही थी वो एलिजिबल थी, क्योंकि आपने इन पर्पसेस के लिए लिया था, उसका इंटरेस्ट आपको डिडक्शन मिल रहा था। बट आप एचडीएफसी बैंक से आईसीआईसीआई बैंक में जा रहे हो, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट कम है, तो हो क्या रहा है, आप एचडीएफसी की जो लोन थी ओरिजिनल, उसको ट्रांसफर कर दे रहे हो विद आईसीआईसीआई बैंक। तो वैसे केस में भी जो आईसीआईसीआई बैंक को आप इंटरेस्ट दोगे, भले ही वो ओरिजिनल लोन उनके पास से नहीं ली थी, आपने एचडीएफसी से ली थी, बट क्योंकि वहां पे क्लियरली दिख रहा है कि एचडीएफसी वाली जो लोन है वो ये कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए ली थी और उसको आपने ट्रांसफर किया है, तो वैसे केस में भी आपको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये लोन किससे ले सकते हो? तो लोन आप बैंक से ले सकते हो, एनबीएफसी से ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, एनी अदर पर्सन, जिसमें आपके फ्रेंड्स आ गए, फैमिली आ गई, एम्प्लॉयर आ गया, तो किसी भी पर्सन से आप लोन लो, वहां पे आप इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हो, जेन्युइन है, बोनाफाइड है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, आपने जो लोन ली है वो फॉरेन से ली है, पर्सन फॉरेन में है,
उसको आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो कंडीशन डिडक्शन के लिए सिर्फ एक है कि आप फॉरेन में जब पेमेंट कर रहे हो तब आपको टीडीएस कट कर लेना है। टीडीएस कट नहीं करोगे तो वो इंटरेस्ट आपको एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन के बंदे को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो इंडिया में टैक्स भरे, उसको कंपेल करने के लिए टीडीएस के प्रोविजन है। अगर वो आपने कंप्लाई नहीं किए तो वो डिडक्शन आपको एलिजिबल नहीं होगा। एक और पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू पे द इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। क्या हो रहा है, आपने एक लोन लेके रखी है, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो रीपे करना होता है, साथ ही साथ हर साल का जो इंटरेस्ट है वो भी आपको पे करना होता है। तो आपकी ईएमआई बाउंस हो गई कई सारी और आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इकट्ठा हो गया। अब आपने एक नई लोन ली टू रीपे द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट पे करने के लिए आपने नई लोन ली है उसका आपको ब्याज का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बेसिकली इस इंटरेस्ट को माना जाता है पिनल नेचर का इंटरेस्ट, क्योंकि आप एक लोन नहीं चुका पा रहे हो, मेन लोन जो है उसका ब्याज नहीं चुका पा रहे हो, उसका ब्याज आपको अलाउड है, बट उस ब्याज को पे करने के लिए आपने कोई लोन ली तो उसका इंटरेस्ट आपको डिडक्शन में अलाउ नहीं होगा। एक और कंडीशन, अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, मतलब आपको एक्चुअली पे करना जरूरी नहीं है, आपका पे अगर बाद में भी हुआ तो भी चलेगा। अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, आपकी ईएमआई ड्यू हो गई तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो सेक्शन 24B के अंदर कुछ लिमिट्स दे रखी है कि भाई इतने लिमिट तक का ही आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है एलओपी या डीएलओपी, मतलब या तो आपने लेट आउट करके रखा है या फिर दो से ज्यादा जो घर हो जा रहे हैं उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट माना जा रहा है। और दूसरा है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड को बाद में देखते हैं, एलओपी डीएलओपी को देख लेते हैं। तो नो लिमिट, यहाँ पे आप जितना एक्चुअल इंटरेस्ट आपका बन रहा है उतना आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी आपका इंटरेस्ट हो। कई बार ऐसा होगा कि आपकी जो इनकम आ रही है ग्रॉस एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, आपकी इनकम नेगेटिव भी चली जाएगी तो भी चलेगा। सिंपल है, डीएलओपी और एलओपी के अंदर आपकी इंटरेस्ट की कोई सीमा नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। एक्चुअल जो भी इंटरेस्ट आपका हो रहा है दैट विल बी अलाउड है डिडक्शन। कई बार आपकी इनकम नेगेटिव भी चली जाएगी ड्यू टू दैट इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल है, एलओपी डीएलओपी नो लिमिट फॉर इंटरेस्ट। अब बात करते हैं एसओपी की। तो एसओपी के अंदर हमको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है, क्या एसएसी ने न्यू रिजीम ऑप्ट की है 115 बीएसी वाली कंसेशनल टैक्स रेट वाली? अगर उसने ये ऑप्शन ऑप्ट किया होगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कोई भी इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ नहीं होने वाला। आई रिपीट, अगर एसएसी ने 115 बीएसी की कंसेशनल टैक्स की जो स्कीम है उसको अगर ऑप्ट किया है तो अगर उसने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट पे किया है उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला। ये डिडक्शन मिलता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम या फिर जो रेगुलर टैक्स रिजीम है ओल्ड वाली रिजीम उसके अंदर मिलता है। एसएसी हैज ऑप्टेड फॉर नॉर्मल प्रोविजन दैट इज ऑल्टरनेटिव और ओल्ड रिजीम, वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कितना मिलेगा वो भी देखते हैं आगे। तो अगेन आपने नॉर्मल प्रोविजंस ऑप्ट किए हैं, वहां पे आपको दो पार्ट करने हैं। अगर आपने लोन ली है रिपेयर्स, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, आपने छोटी मोटी लोन ली है रिपेयरिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन के लिए, या फिर आपकी जो लोन है ना आपने किसी भी पर्पस के लिए ली हो बट वो लोन ली है 1499 के पहले, मतलब 1499 के पहले आपने कोई भी लोन ली है, या फिर उसके बाद की लोन जहां पे आप लोन ले रहे हो रिपेयर, रिन्यूअल, रिनोवेशन के लिए, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 30,000। मतलब आपका जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट होगा वो ले लो और उसको कंपेयर करो 30,000 में से जो भी लोअर होगा दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। आई रिपीट, लोन आपने रिपेयर, रिन्यूअल, रिनोवेशन के लिए ली है या फिर आपने कोई भी टाइप की लोन ली है जो 1/4/1999 के पहले, मतलब 1499 के पहले की कोई भी लोन, या फिर लोन टेकन फॉर रिपेयर, रिन्यूअल एंड रिनोवेशन, उस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 30,000 का। ठीक है, मींस मैक्सिमम 30,000 ही अलाउ होगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। बात करते हैं सेकंड केस की, लोन टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन और आफ्टर 1499, क्योंकि 1499 के पहले जो है वो तो यहाँ पे कवर्ड है। बात करते हैं 1499 के बाद की लोन की, जहां पे आपने एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, रिपेयर रिन्यूअल के लिए यहाँ पे नहीं आएगा, रिपेयर रिन्यूअल के लिए तो यहाँ पे आने वाला है। तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट और 2 लाख व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है, तो अगर आपने एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए 1/4/1999 के बाद लोन लिया है तो यू विल बी अलाउड ए डिडक्शन ऑफ मैक्सिमम 2 लाख रुपीस। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, ये 2 लाख का डिडक्शन कब मिलेगा,
अगर आपने एक सर्टिफिकेट लिया है तो सर्टिफिकेट किससे लेना है, जो आपका लेंडर है उसके पास से आपको सर्टिफिकेट लेना है कि भाई ये लोन का पर्पस क्या है, इस लोन को आपने जो दिया है वो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है, ऐसा आपका लेंडर लिख के देगा, तभी आपको 2 लाख का डिडक्शन अलाउ होगा। अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आपको डिडक्शन तो मिलेगा बट डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000। तो इसको फटाफट समराइज करते हैं। एलओपी डीएलओपी है, कोई लिमिट नहीं है, पूरा इंटरेस्ट अलाउ होगा। एसओपी के केस में आपको क्वेश्चन पूछना है क्या एसएससी ने न्यू रिजिम ऑप्ट किया है, न्यू रिजिम ऑप्ट किया है तो कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर ओल्ड प्रोविजन नॉर्मल प्रोविजन में है तो वहां पे आपको क्वेश्चन पूछना है कि भाई रिपेयर्स रिन्यूअल के लिए लिया है या फिर लोन 1/4/99 के पहले की है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 30,000। अगर आपने एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ली है ऑन और आफ्टर 1499 तो आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। कंडीशन क्या है, यू हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग द पर्पस फॉर लोन, जहां पे लिखा होना चाहिए कि भाई ये लोन जो है एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए ली है वैसा, ठीक है। अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट आप ऑब्टेन नहीं कर पाते, आपका इंटरेस्ट जो है वो मैक्सिमम 30,000 ही मिलेगा। अब कुछ और पॉइंट है, टोटल डिडक्शन फॉर ऑल एसओपी प्रॉपर्टीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000 और 2 लाख, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, तो आप ये जो कैलकुलेशन करोगे अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग करोगे, बट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपको टोटल कुल मिला के जितना भी इंटरेस्ट है, एक प्रॉपर्टी का 2 लाख हो रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी का 2 लाख हो रहा है, तीसरी प्रॉपर्टी का 30,000 हो रहा है, ये सब कुछ मिला के मैक्सिमम कितना मिलेगा 2 लाख। मतलब 1 2 3 कितनी भी प्रॉपर्टीज है सबका आप इंटरेस्ट का डिडक्शन निकाल लो, बट मैक्सिमम कितना मिलेगा 2 लाख। दूसरी पॉइंट, अगर को ओनर्स है, एक ही प्रॉपर्टी के 2 मालिक है, तो उस केस में हर एक को ओनर को 2-2 लाख की लिमिट मिलने वाली है, प्रोवाइडेड ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। तो एक और पॉइंट समझते हैं, क्या बोल रहे हैं, अलोंग विद इंटरेस्ट फॉर पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। क्या बोल रहे हैं, एक्विजिशन कंप्लीट हुआ या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद का जो भी इंटरेस्ट है वो तो आपको डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट पेड फॉर प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन पीरियड इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने लोन लिया है 1/4/2024 को, ठीक है। आपका एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1/10/2025 को, मतलब 1/4/24 से लेकर 30/9/2025 ऑलमोस्ट 1.5 ईयर जो है इसको कहा जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या फिर प्री एक्विजिशन पीरियड, क्योंकि लोन तो आपने ले ली है, आपका ब्याज चालू हो जाएगा, बट आपका कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन कंप्लीट हो रहा है 1/10 को, मतलब 30/9 तक आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा था या फिर आपका प्री एक्विजिशन पीरियड वो कहलाएगा। अब आपको इंटरेस्ट दे रखा है 1/4/24 से लेकर 31 मार्च 25 1,20,000, 1/4/25 से लेकर 30/9 मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके एक दिन पहले तक का आपका इंटरेस्ट है 60,000, और 1/10 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तब से लेकर इस पर्टिकुलर साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 60,000 का इंटरेस्ट है। अगर हम टाइमलाइन में इसको देखें तो 1/4/24 को आपने क्या किया, लोन लिया है, ठीक है। आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, 1/10 को, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड को मैं प्री एक्विजिशन या फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहूंगा, और इसके बाद का जो पीरियड है इसको मैं कहूंगा पोस्ट एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन पीरियड। सेक्शन 24B क्या कहता है, इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर in which construction or acquisition is completed is allowed as deduction, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इज कंप्लीटेड इज अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। तो यहां पे हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1/10/25, मतलब प्रीवियस ईयर 25-26 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो इस साल में आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा वेदर इट इज प्री और पोस्ट, पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा 1/4/25 से लेकर 30/9 मतलब यहां से जो साल शुरू हो रहा है उसमें 60,000 रुपए प्री का है और 60,000 रुपए पोस्ट का है। इस पर्टिकुलर 25-26 के साल का पूरा 60,000 प्री का और 60,000 पोस्ट का, ये आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा 1,20,000 का। अब बात करते हैं 31 मार्च 2025 के पहले के इंटरेस्ट की। यहां पे सेक्शन क्या कहता है, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर इन विच
कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इज कंप्लीटेड is allowed as deduction in 5 equal installments from the year in which the acquisition or construction is कंप्लीटेड। अब जो लिखा है उसको फिर से पढ़ते हैं। इंटरेस्ट फॉर पीरियड प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस साल में आपका एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले के फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन कंप्लीट हुआ उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा वो आपको अलाउ हो जाएगा डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इज कंप्लीटेड। क्या तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका जिस साल में कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन कंप्लीट हो जाए उस साल का इंटरेस्ट तो आपको पोस्ट में मिल जाएगा पूरा का पूरा। उस पर्टिकुलर साल से पहले वाले जो भी साल है उसके अंदर आपको जो भी इंटरेस्ट लगा है कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन कंप्लीट होने वाले साल के पहले के सालों का जो भी इंटरेस्ट आपको लगा है उसको कहा जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। उसका जो भी टोटल इंटरेस्ट होता है दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब अगर हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ इस केस में 25-26 में, तो 25-26 के पहले का जो भी इंटरेस्ट होगा 24-25 का इंटरेस्ट है तो वो आपको मिलेगा 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 और 29-30। यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। तो इस एग्जाम्पल में आपका 24 से लेकर 25 तक का इंटरेस्ट था 60,000। इस 60,000 के इंटरेस्ट को आपको डिवाइड करना है 5 से, जो हो रहा है 12,000 रुपए। अब ये 12,000 कौन से सालों में मिलेगा? जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे लेकर अगले 5 साल तक, मतलब 25-26 में मिलेगा 12,000, 26-27 में, 27-28 में, 28-29 में और 29-30 में 12 ऐसा करके आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब आपका इस पर्टिकुलर साल का कितना डिडक्शन है? 1,20,000, इसमें आपको 12,000 जोड़ देना है। ठीक है, टोटल आपको डिडक्शन मिलेगा 1,32,000। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर हम समराइज करें तो आपका जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट आपके 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा प्री वाला, एक होगा पोस्ट वाला। पोस्ट वाले इंटरेस्ट में कौन सा इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर इन विच एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड और इंटरेस्ट ईयर देयर आफ्टर। क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर इन विच एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, और उसके बाद के जितने भी साल है उनका इंटरेस्ट को कहा जाएगा पोस्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको अलाउ हो जाएगा। बात करते हैं प्री की। प्री का इंटरेस्ट मतलब क्या? इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर preceding to previous year in which construction or acquisition is completed। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स इसमें हो सकते हैं आपके। अब आपको सम करते टाइम क्या करना है? आपको सबसे पहले डेट ढूंढनी है, डेट ऑन विच कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन जो है कंप्लीट हुआ है उस डेट को ले लो। उस डेट से पिछली 31 मार्च कब पड़ी वो ले लो। ठीक है, उस 31 मार्च से पहले वाला पीरियड हो गया हमारा प्री, और ये 1/4 से लेकर बाद का पीरियड हो जाएगा पोस्ट। ठीक है, आई रिपीट, सम करते टाइम आपको डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर डेट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है। उससे पहले जो 31 मार्च पड़ा वो आपको मार्क कर लेना है। उससे पहले वाला, उस 31 मार्च से पहले वाला जो भी पीरियड है दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और उस पर्टिकुलर 1/4 से लेकर जो भी बाद का पीरियड आ रहा है दैट इज पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा आपको अलाउ हो जाएगा उसी साल में, सब्जेक्ट टू द लिमिट्स। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्या करना है? आपको टोटल करना है और अगले 5 सालों के अंदर जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे लगाकर अगले 5 सालों तक इक्वली आपको डिडक्शन मिलेगा। ये सब कुछ टोटल करने के बाद आपको ओवरऑल लिमिट तो चेक करनी ही है। 2,30,000 जो भी आपकी लिमिट है उसके हिसाब से ही आपको चलना है। तो
तो जीएवी में से आपको 3 डिडक्शन मिलते हैं। पहला आपको म्यूनिसिपल टैक्स मिलेगा, प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा, उसकी कंडीशन देख ली। जैसे म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करोगे आपको मिल जाएगा एनएवी। एनएवी में से आपको 2 डिडक्शन अलाउ होंगे। वन इज सेक्शन 24A जिसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% फ्लैट ऑफ एनएवी। दूसरा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसके अंदर कुछ कंडीशन है वो देखी। उसके अलावा मेन जो इंपॉर्टेंट है वो लिमिट है। एलओपी डीएलओपी के केस में कोई लिमिट नहीं है। एसओपी के केस में अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट किया है तो भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने नॉर्मल प्रोविजन ऑप्ट किए तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का, जहां पे 2 कैटेगरीज हैं। एक 30,000 की कैटेगरी जहां पे आपने रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल के लिए लोन लिया है, या फिर आपने लोन लिया है किसी भी पर्पस के लिए बिफोर 1499, या फिर आपने लोन लिया है और आप सर्टिफिकेट नहीं ला पा रहे हो, वैसे केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 30,000। बट बाकी के केसेस जहां पे आप सर्टिफिकेट भी ला पा रहे हो, आपकी लोन 1499 के बाद ली है और कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए ली है, तो वहां पे आपको 2 लाख की लिमिट मिलती है। को ओनर्स अगर होंगे तो दोनों की लिमिट अलग अलग होगी और सारी प्रॉपर्टीज का टोटल इंटरेस्ट 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। इसके बाद हमने देखा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जिस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, एक्विजिशन कंप्लीट हो जाता है, उस साल से लेकर आने वाले जितने भी साल है वो पोस्ट पीरियड है। और जिस साल में कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन कंप्लीट हुआ उसके पहले के जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड हुए हैं वो सारे के सारे प्री कहलाएंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको 5 हफ्तों में 5 इंस्टॉलमेंट में, जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, एक्विजिशन कंप्लीट हुआ, तब से लेकर अगले 5 साल तक इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और जो आपका पोस्ट का होगा वो तो आपको पूरा का पूरा ही मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ 2 लाख और 30,000 विच एवर इज देयर। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हो सकते थे हमने कवर कर लिए। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से सम्स की प्रैक्टिस करते हैं सो दैट आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाए। तो हर एक सिनेरियो के हिसाब से कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, समझते हैं ताकि हमको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो वाला कंसेप्ट कवर कर रहा है। मिस्टर मानस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी। तो मिस्टर मानस के पास 2 हाउस प्रॉपर्टीज है। वन एट बॉम्बे वेर इन हीज फैमिली रिसाइड्स, मतलब एक प्रॉपर्टी बॉम्बे वाली जो है वहां पे उसकी फैमिली रही, दैट मीन्स कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं SOP। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड अदर एट दिल्ली, दूसरी प्रॉपर्टी दिल्ली में विच इज अनऑक्यूपाइड, तो वहां पे कोई नहीं रह रहा है। फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे, बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 30 lakhs एट 10% पर एनम ऑन 1/4/2024। 1/4/24 पे उसने 30 लाख की लोन ली थी 10% के हिसाब से, मतलब साल भर का जो इंटरेस्ट बनता होगा वो 3 लाख बनता होगा। ही हैज नॉट पेड एनी अमाउंट सो फार, अभी तक उसने कुछ भी पे नहीं किया। इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख एट 11% पर एनम, 5 लाख की लोन ली है 11% के हिसाब से ऑन 1/10/2024 टुवर्ड्स रिपेयर्स, तो रिपेयरिंग के लिए ध्यान रखना, ठीक है। कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B फॉर AY 26-27, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात कर रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच लोन इफ ही एक्सरसाइजेस द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC। तो सबसे पहली बात, अगर इसने 115 BAC चूज करा होता तो इसको कोई भी इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिला, क्योंकि इसकी दोनों ही प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आने वाली है। बट ही इज शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजीम, मतलब ओल्ड रिजीम में ही रहने वाला है, तो यहाँ पे उसको डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का। 2 घर है, दोनों घर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। बात करते हैं मुंबई वाले घर की। तो मुंबई वाले घर के अंदर जो इंटरेस्ट है वो कितना होने वाला है। लोन ली है 1/4/24 को, उसने कोई भी रीपे नहीं किया है, मतलब अभी भी 30 लाख की लोन होगी। 30 लाख का 10% के हिसाब से पर एनम का इंटरेस्ट बनता है 3 लाख रुपए, ठीक है, 25-26 के लिए। तो मुंबई वाले घर का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 3 लाख रुपए, बट मैक्सिमम कितना मिलता है, 2 लाख की लिमिट है, ठीक है, प्रोवाइडेड उसने सर्टिफिकेट ले लिया होगा। तो बात करते हैं दिल्ली वाले घर की। तो दिल्ली वाले घर में इन्होंने रिपेयर के लिए लिया है, ठीक है। रिपेयर के केस में लिमिट जो है वो 30,000 की लिमिट है। इसने लोन लिया है 5 लाख का 11% के हिसाब से, तो अगर हम 5 लाख का 11% कर, इसने लोन लिया है 1/10/24 को, बट हम बात कर रहे हैं 25-26 की, तो 25-26 तो पूरा ही साल है, तो 5 लाख का 11% होता है 55,000, बट रिपेयर्स के केस में मैक्सिमम मिलता है 30,000। तो उसका मुंबई और दिल्ली दोनों के घर का इंटरेस्ट का टोटल हो रहा है 2,30,000, बट सेक्शन 24B की ओवरऑल लिमिट सारी हाउस प्रॉपर्टी की कितनी है, ₹2 लाख। तो मैक्सिमम उसको डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन
24B इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज। तो मिस्टर मानस जो है ही इज शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, इसलिए उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। अगर ये लेट आउट प्रॉपर्टीज होती तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो भी होता वो मुझे अलाउ हो जाता, ऐसी कंडीशंस मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब बात करते हैं इंटरेस्ट इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। अनिरुद्ध हैज प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 1,30,000 पर एनम। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000 है, फेयर रेंट 1,10,000 है। ठीक है, FR एंड द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स बाय रेंट कंट्रोल एक्ट इज 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट तीनों दे रखा है टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेंट। आगे देखते हैं, द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट, ठीक है, भाड़े पे दे रखी है, एट अ रेंट ऑफ 11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। पूरे साल भर में उसने भाड़े पे दे रखी है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें 11,000 का भाड़ा पर महीने का मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज कमिंग टू 1,32,000। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। क्या बोल रहे हैं, अनरियलाइज रेंट वाज 11,000 एंड ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। बट इसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस करते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन 1,21,000। ठीक है, तो हमको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है इन तीन के बेस पर और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हमारा निकल गया है। आगे देखते हैं, ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एट 10% ऑन म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,30,000 है, उसका 10% बनता है 13,000 और बोल दिया है कि पेड, उसने पे कर दिया है, दैट मीन्स कि डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाज 40,000 फॉर द ईयर। 40,000 का इंटरेस्ट है उसका, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में कोई भी लिमिट नहीं होती इंटरेस्ट की। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमको निकालना होता है GAV। ठीक है, GAV में हमको लेना होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच एवर इज हायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर आपको लेना होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, उसमें से हायर ले लेना है, बट आपको रेस्ट्रिक्ट करना है उसको स्टैंडर्ड रेंट पे। तो तीनों लिख लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू इज 1,30,000 और फेयर रेंट जो है वो है आपका 1,10,000। इन दोनों में से जो हायर है वो कितना है 1,30,000, बट मैक्सिमम इट कैन बी केप्ड एट 1,20,000 एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा 1,20,000। दूसरा जो होता है वो होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो हमको ऑलरेडी दे रखा है। 1,30,000 रेंट तो बनता है, बट अनरियलाइज रेंट जो है वो है 11,000। तो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हो जाएगा 1,21,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, ER और ARR विच एवर इज हायर। तो दोनों में से हायर कौन सा वाला है 1,21,000, तो आपका GAV बन गया 1,21,000। इसके आगे का कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। GAV हमारा हुआ 1,21,000, इसमें से आपको माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड। तो यहाँ पे 13,000 इसने पे किया है, तो 30,000 माइनस करेंगे तो बचेगा NAV। माइनस कर लेते हैं 1,21,000 माइनस 13,000, इट इज कमिंग टू 1,08,000। अब ये 1,08,000 में से दो डिडक्शन मिलते हैं, 24A 30%, दूसरा मिलता है 24B जो इंटरेस्ट है यहाँ पे है 40,000। ये 40,000 में पहले लिख देता हूँ, 30% करेंगे 1,08,000 का, इट इज कमिंग टू 32,400। माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ रहा है 35,600। ठीक है, तो करना क्या है, हमको इस तरीके से GAV लिख देना है और यहाँ पे हमको दे देना है रेफरेंस वर्किंग नोट 1 का, यहाँ पे वर्किंग नोट 1 हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से करेंगे सोल्व, तो हमारा आंसर आया है 35,600 जो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में। तो अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी लॉस दोनों कंसेप्ट कवर हो जाए वैसा हम देखते हैं। गणेश हैज प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,50,000 पर एनम MV, द फेयर रेंट इज 2 लाख पर एनम। तो फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट फिक्स बाय रेंट कंट्रोल एक्ट इज 2,10,000 पर एनम SR। अगर इन तीनों को हम देखें तो हमारा सिंपल लाइन क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में से हायर कौन सा वाला आ रहा है 2,50,000, बिटवीन 2 लाख एंड 2,50,000, 2,50,000 इज हायर, बट इट कैन बी मैक्सिमम 2,10,000 एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन गया 2,10,000। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, 2,10,000 इज माई एक्सपेक्टेड रेंट। आगे क्या बोल रहे हैं, द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ। 20,000 रुपए पर मंथ के रेंट पे आपने
भाड़े पे दिया, हावेवर द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी 2026, मतलब साल में 2 महीने बाकी थे और प्रॉपर्टी वेकेट हो गई, मतलब सिर्फ 10 महीने के लिए ही आपकी प्रॉपर्टी भाड़े पे गई। अगर हम कैलकुलेशन लगाए तो आपको भाड़ा मिलना चाहिए था 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए आपको भाड़ा मिलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 2 महीने आपकी प्रॉपर्टी खाली रही। अनरियलाइज्ड रेंट वाज 20,000 एंड ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। तो देखो 2 महीने तो आपका घर खाली रहा, साथ साथ में 10 महीने का जो भाड़ा आपको मिलना चाहिए था उसमें से 1 मंथ का भाड़ा अनरियलाइज रेंट आपका हो गया, मतलब बैड डेट हो गया। ये 2 लाख में से भी आपको 20,000 तो मिला ही नहीं, तो टोटल आपको मिला सिर्फ 1,80,000। ये आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हो गया, ठीक है। 1,80,000 आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। बट यहाँ पे हम देखें तो वैकेंसी लॉस जो है वो 2 महीने का है, 2 महीना इंटू 20,000, वैकेंसी लॉस आपको हुआ है 40,000, ठीक है। एक्चुअल रेंट आपको मिला 1,80,000, वैकेंसी के कारण आपका 40,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, ही पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस एट 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और आपका 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख रुपए का अगर आप 8% करोगे दैट विल कम टू 20,000। तो म्यूनिसिपल टैक्स आपका हो रहा है 20,000, उसने पे कर दिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो 65,000। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर AY 26-27। क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इस केस में इंटरेस्ट में कोई लिमिट नहीं है, पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा। बट हमको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने जैसा है। पहली चीज, अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन कब मिलता है, जब रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे आपको हमेशा सवाल में दिया रहेगा, अगर सेटिस्फाई हो गई कंडीशन तो आपको माइनस कर देना है, अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको माइनस नहीं करना है। दूसरी चीज, वैकेंसी लॉस का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, तो पहले आपको क्या करना है, जो भी एक्चुअली आपका भाड़े पे गया है प्रॉपर्टी उसका कितना रेंट आपको मिलना चाहिए था वो आपने लिख दिया। अब वैकेंसी लॉस का जो है वो बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब हम डिसाइड करेंगे। तो अब आते हैं हमारे मेन कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो हमको निकालना है GAV। GAV इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल व्हिच एवर इज हायर, ठीक है। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, एक्सपेक्टेड रेंट है 2,10,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है 1,80,000, ठीक है। दोनों में से हायर हो रहा है एक्सपेक्टेड रेंट, बट क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वैकेंसी लॉस है तो आपको एक एडिशनल पॉइंट बनाना है। क्या बनाना है, आपको कंपेयर करना है ER वर्सेस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल प्लस वैकेंसी लॉस को, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट है 2,10,000 वर्सेस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल तो 1,80,000 है, बट आपका वैकेंसी लॉस भी हुआ है, कितना हुआ है 40,000, 2 महीने आपका भाड़े पे नहीं गया, तो आप वैकेंसी लॉस को ऐड कर दो तो ये हो जा रहा है 2,20,000। अब आपको कंपेयर करना है, अगर ऐसे केस में आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल प्लस वैकेंसी लॉस इज हायर देन ER, देन आपका जो GAV है वो बन जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, भले ही वो ER से कम हो। आई रिपीट, जब भी सवाल में वैकेंसी लॉस आ रहा है तब आपको ध्यान रखना है कि ER वर्सेस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल प्लस वैकेंसी लॉस करना है। अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल प्लस वैकेंसी लॉस इज हायर देन ER, देन द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विल बी योर GAV इवन इफ ER इज मोर देन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 2,20,000 ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा केस जेन्युइन है, क्योंकि अगर वैकेंसी लॉस नहीं हुआ होता तो हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ER से कहीं ज्यादा होता, तो वैसे केस में आपको बेनिफिट दिया जाता है एंड योर GAV विल बी टेकन एज 1,80,000 इवन इफ इट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक। अब हम सम को आगे सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको लेना है GAV जो वर्किंग नोट के हिसाब से हमारा आया है 1,80,000। यहाँ से आपको माइनस करना है म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड विच इज 20,000, ठीक है। जो बचा आपका 1,60,000, इसको करेंगे आप NAV, ठीक है। इसमें से आपको 24A 24B का डिडक्शन मिलेगा। 24A इज नथिंग बट 30% ऑफ NAV, ठीक है। ये हो रहा है 48,000। और बात करते हैं इंटरेस्ट की 65,000, क्योंकि ये केस है LOP का, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगा 65,000। नेट निकालेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है आपका 47,000, या लिखेंगे इनकम फ्रॉम IHP या IFH। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको जितना भी कैलकुलेशन करना है वो वर्किंग में करना है, और आपका जो मेन सॉल्यूशन है वो आपको एकदम क्लीन रखना है इस तरीके से। तो हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कंसेप्ट जो देखा था वो इस सब में कवर्ड है। देखते हैं। पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बेंगलोर में इनका घर है। शी स्टेज विद हर फैमिली इन द हाउस, मतलब ये जो घर है दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड।
द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000 पर मंथ, मतलब इंटू 12 कर दोगे तो आपका फेयर रेंट जो है वो है 3 लाख रुपए। द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,80,000 पर मंथ। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इज 8,000। ठीक है, तो हमारे काम की जो चीज है वो ये वाली है। आगे क्या बोल रहे हैं, द हाउस कंस्ट्रक्शन बिगन इन 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे मैं टाइमलाइन बनाते जा रहा हूँ। 1/4/19 को आपका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आगे, विद द लोन ऑफ 20 लाख टेकन फ्रॉम SBI फाइनेंस एट 9% पर एनम, मतलब 20 लाख की लोन की जिसमें 9% साल का ब्याज लगता है, मतलब हर साल का इंटरेस्ट हो सकता है 1,80,000 अगर लोन को रिपेमेंट ना किया जाए तो। आगे क्या बोल रहे हैं, द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30/11/2021। तो मतलब यहाँ से कंस्ट्रक्शन चला अल्टीमेटली खत्म हुआ 30/11/2021 को। ठीक है, द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 21, यहाँ पे कहीं पे 31 मार्च 21 आता है, इस पर्टिकुलर पीरियड का इंटरेस्ट है इनका 3,60,000। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन 31 मार्च 26 पूर्णा पेड 2,40,000 विच इंक्लूडेड 1,80,000 इज इंटरेस्ट, मतलब हमारा इंटरेस्ट जो पे किया है इस पर्टिकुलर साल का 25-26 का वो है 1,80,000। देयर वाज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट प्रायर टू दिस डेट, मतलब इससे पहले कभी भी प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं हुआ। आगे क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट पूर्णास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर AY 26-27 अज्यूमिंग दैट शी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो देखो यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए किसी भी असेसी को जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है उसके दो पार्ट है। वन इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, सेकेंड इज नॉर्मल जो रेगुलर साल का इंटरेस्ट है वो। तो यहाँ पे जो साल का इंटरेस्ट है वो तो आपका है 1,80,000 रुपये 25-26 का। ठीक है, अब 25-26 का इंटरेस्ट 1,80,000 तो है, इसके साथ साथ आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी कुछ इंटरेस्ट है जो आपको 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है। ठीक है, हमारा जो साल है वो तो है 25-26। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इनका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कितना था और वो कितने इंस्टॉलमेंट में आपको मिलने वाला था और आपके साल में उसका इंस्टॉलमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1/4/19 को कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 30/11 को खत्म हुआ। तो हम क्या करते हैं, जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पिछला 31 मार्च पे जाते हैं। तो अगर 30/11/2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो हमको जाना है 31 मार्च 21। तो 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 21 का जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज PCP का इंटरेस्ट, और उसको डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, क्या करना है, 3,60,000 को डिवाइड करना है 5 से, जो आ रहा है 72,000। इट विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जिसका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ रहा है 72,000 फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 21 में, मतलब ये इंटरेस्ट आपको 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 एंड 25-26 इतने 5 सालों में हर साल 72,000 ईच आपको मिलने वाला है। अब आपका जो साल है वो कौन सा वाला है, 25-26। इस पर्टिकुलर साल का इंटरेस्ट है आपका 1,80,000 प्लस PCP का जो इंटरेस्ट है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपके इस साल में पड़ रहा है 25-26 का, वो भी आपको अलाउ हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो अलाउबल है वो कितना है, 2,52,000। बट क्योंकि SOP है और उस केस में आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन जो है वो 24B के अंडर हो सकता है 2 लाख रुपए। ठीक है, अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ना होती तो आपको पूरा इंटरेस्ट अलाउ जाता, बट क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इस केस में मैक्सिमम डिडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 1,80,000 इस साल का इंटरेस्ट है प्लस 72,000 इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ PCP हमने निकाला। इंटरेस्ट फॉर द ईयर्स preceding the year in which construction was completed is allowed as deduction in 5 equal installment, और हमारे साल में उसका इंस्टॉलमेंट आ रहा है 72,000 रुपीज का। दैट मीन्स कि टोटल इंटरेस्ट अलाउबल इज 2,50,000, बट देयर इज केप फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विच इज 2 लाख रुपीज, प्रोवाइडेड ये जो आपका इंटरेस्ट है यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है। तो PCP वैसे देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अगर आपको समझ में आ गया तो काफी इजी हो जाएगा। एक और कंसेप्ट देखते हैं जहां पे जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है फॉर पार्ट ऑफ द ईयर और बाकी के पीरियड में सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, अगर एक दिन के लिए भी आपने लेट आउट किया तो जो पूरी प्रॉपर्टी है उसको लेट आउट मान के ही आपको कैलकुलेशन करना है। जो भी आपका MV, FR, SR है वो पूरे साल का लेना है while कंपेयरिंग इट विद द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो ऐसे केस में जनरली क्या होगा, अगर आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बहुत ज्यादा हायर नहीं होगा तो ER जो होगा वही आपका GAV बनने वाला है। देखते हैं सम में। श्रीमती राज्यलक्ष्मी owns house property in Adyar in Chennai. She
द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 5 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं म्यूनिसिपल वैल्यू इज 5 लाख, फेयर रेंट इज 4,20,000, 4,20,000 इज फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट इज 4,80,000, स्टैंडर्ड रेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। आगे बोल रहे थे प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपए पर मंथ के भाड़े के हिसाब से अप टू December 25, मतलब 1/4/25 से लेकर 31 December 25 जो कि हो रहे हैं मेरे 9 मंथ्स, वहां पे मैंने 50,000 पर मंथ के हिसाब से भाड़े पे उसको दे रखा था। आगे क्या बोल रहे हैं, देयर आफ्टर द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी, तो जैन फेब मार्च में वो प्रॉपर्टी खाली करके चला गया। एंड श्रीमती राजलक्ष्मी यूज्ड द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, अगर इन्होंने खुद रहने के लिए यूज नहीं किया होता तो यहाँ पे इनको वैकेंसी लॉस का बेनिफिट मिल जाता, बट क्योंकि राजलक्ष्मी खुद वहां पे रहने चली गई तो वैकेंसी लॉस का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बंद नहीं है घर, वहां पे कोई ना कोई रह रहा है, भले ही सेल्फ ऑक्यूपाई करो या कुछ भी करो। रेंट फॉर मंथ्स ऑफ नवंबर एंड December 25 कुड नॉट बी रियलाइज, तो भाई यहाँ पे 9 महीने का आपको रेंट देना चाहिए था, बट उसमें भी आपका नवंबर एंड दिसंबर 2 महीनों का रेंट को नहीं मिला, तो इवेंचुअली आपको सिर्फ 7 महीने का रेंट मिला। अब ये 2 महीने का रेंट है, इसके बारे में कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ऐसा बोल दिया है, मतलब आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो होगा 7 × 50,000, क्योंकि वैसे ही 9 महीने पे भाड़े पे था, 3 महीने तो खुद रही है, उसमें भी 2 महीने का भाड़ा जो है वो टेनेंट ने नहीं दिया, तो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हो जाएगा सिर्फ 3,50,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे हम ER निकाल देते हैं, तो ER बेसिकली कैसे निकलता है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो इन दोनों केस में हायर कौन सा वाला हो रहा है, ये वाला, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट हो जा रहा है 4,80,000, दैट मीन्स माई एक्सपेक्टेड रेंट इज 4,80,000, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज 3,50,000, दोनों में से जो हायर होता है तो GAV जो होता है, GAV इज इक्वल टू ER और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे आपका ER है 4,80,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो है वो है 3,50,000, तो इस केस में आपका GAV हो जाएगा 4,80,000 रुपए। आगे क्या बोल रहे हैं, शी पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस एट 12% पर एनम, तो ये म्यूनिसिपल वैल्यू का 12% करेंगे तो हो जा रहा है 60,000 रुपए, ठीक है, 60,000 रुपए आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस है। आगे बोल रहे हैं शी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर्स, तो रिपेयर में 30,000 की लिमिट होती है SOP में, बट क्योंकि ये LOP है तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, भले ये 30 से ज्यादा भी होता तो भी आपको मिल जाता, तो आपको 25,000 तो मिलने ही वाला है। बोल रहे हैं कैलकुलेट करो इनकी इनकम, तो यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको लेना होता है GAV, जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, विच इज कमिंग टू 4,80,000, ठीक है। 4,80,000 में से आपको माइनस करना है म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड विच इज 60,000, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली पे किया है, बचा 4,20,000, इट इज योर NAV, ठीक है। इसमें से 2 डिडक्शन मिलते हैं, 24A 24B, 24A इज 30% ऑफ 4,20,000, 4,20,000 इंटू 30% करेंगे तो ये आ रहा है मेरा 1,26,000 और इंटरेस्ट एक्चुअली पेड इज 25,000, देयर इज नो लिमिट बिकॉज LOP है, बट फिर भी इंटरेस्ट इन्होंने कम ही पे किया है, ज्यादा पे किया होता तो भी मिल जाता। 4,20,000 माइनस 1,26,000 माइनस 25,000, तो नेट हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है 2,69,000 रुपीज, IHP इज 2,69,000। अब आता है DLOP का कंसेप्ट, मतलब डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का। गणेश हैज 3 हाउसेस, 3 घर है इनके पास, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हमने जो रूल देखा था, रूल के हिसाब से मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज कैन बी शोन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर उससे ज्यादा में आप रह रहे हो या अनऑक्यूपाइड है उनको मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, और जो मैनर है ER के बेस पे GAV ले लेंगे और वहां पे आपको टैक्स लगाया जाएगा। पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस, तीनों घर का आपको डेटा दे रखा है, यहाँ पे आपको म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, डेट ऑफ कंप्लीशन और परचेस दे रखा है, इंटरेस्ट के हिसाब से दे रखा होगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको ये रिपेयर का दे रखा है, ये दे रखा है परचेस का, ठीक है। अब यहाँ पे हमको आगे क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट गणेश इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी for AY 26-27 and suggest which houses should be opted by Ganesh
टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। तो देखो जहां पे हमको 2 घर रखने का ऑप्शन दिया जाता है एसओपी, वहां पे असेसी की चॉइस जहां पे उसको कम से कम टैक्स की लायबिलिटी आ रही है वो चूज कर सकता है एज एसओपी, और जहां पे सबसे कम आ रहा होगा उसको डीएलओपी चूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस सम को सोल्व करने का सिंपल तरीका है, आप क्या करो, पहले सारी प्रॉपर्टीज को लेट आउट मानकर क्या कर दो, कैलकुलेशन कर दो। दूसरा कैलकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड करके कर दो। फिर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा कॉम्बिनेशन 2 और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, और तीसरा कॉम्बिनेशन 1 एंड 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो वैसे तीन कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको इजीली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले हम सारी प्रॉपर्टीज को डीएलओपी मान के कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगा हाउस 1, यहाँ पे हाउस 2, यहाँ पे हाउस 3। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ईआर ऊपर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ईआर निकालने के लिए आपको म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट को कंपेयर करना है और उसको रिस्ट्रिक्ट करना है स्टैंडर्ड रेंट पे। पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करके जो हायर है वो मार्क कर देता हूँ। तो 3 लाख एंड 375 हायर, 360 एंड 275 हायर, 330 एंड 380 हायर। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इसको विद स्टैंडर्ड रेंट। तो 375 एंड 350 विच एवर इज लोअर, 350 हो गया आपका। 360 एंड 370 विच एवर इज लोअर, 360 आपका ईआर हो गया। 380 एंड 375 आपका ईआर हो गया। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो इस हिसाब से आपका ईआर जो आ गया है 350, 360 एंड 375। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ईआर 3,50,000, 3,60,000 एंड 3,75,000। अब हमें लेना है एक्चुअल रेंट रेशियो रिसीवेबल, बट ये घर तो इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखे हैं, तो ऐसे केस के अंदर एक्चुअल रेंट रेशियो रिसीवेबल को देखना ही नहीं है। आपका जो ईआर है वही आपका क्या बन जाएगा, GAV। अब यहां से माइनस करना है आपको म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स आपको परसेंटेज में दे रखा है, 3 लाख का 12% इज 36,000, 3,60,000 का 8% इज 28,800, और 6% ऑफ 330 इज 19,800। NAV निकाल लेते हैं, तो इसमें से माइनस कर देते हैं। NAV 350 माइनस 36, 3,14,000, 3,14,000, 3,60,000 माइनस 331,200, 3,75,000 माइनस 19,800 इज 355,200। अब यहाँ से आपको माइनस करना है 30% और माइनस करना है इंटरेस्ट। ठीक है, 30% तो कर लेते हैं फटाफट। ये आ रहा है आपका 106,560, 331,200 का 30% आ रहा है 99,360, 3,14,000 का 30% आ रहा है 94,200। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो देखो पहले केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, यहाँ पर डैश कर देते हैं। सेकेंड केस में इंटरेस्ट है 55,000, कुछ नहीं देखना है, कोई लिमिट नहीं है LOP के केस में। तीसरा है 1,75,000। ठीक है, अब माइनस करके हम निकाल लेते हैं IHP। ठीक है, ये तीनों के अलग अलग कैलकुलेशन है। 3,14,000 माइनस 94,200, ये आ रहा है 2,19,800। सेकेंड 331,200 माइनस 99,360 माइनस 55,000, इट इज कमिंग टू 1,76,840। 355,200 माइनस 106,560 माइनस 1,75,000, ये आ रहा है हमारा 73,640। ठीक है, तो ये तीनों अगर LOP मान लिया जाए तो इतना टैक्स आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों को SOP मानने की। SOP के केस में NOV हो जाएगा 0, इसमें से आपको माइनस मिलेगा सिर्फ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट केस में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे SOP हो जाएगा 0। सेकेंड केस में जो इंटरेस्ट है वो 55,000 है बट इट इज फॉर रिपेयर, तो आपको मैक्सिमम मिलेगा 30,000, तो आपका माइनस 30,000 हो जाएगा इनकम। और थर्ड केस में 1,75,000 का परचेस के लिए है, हम ऐसा मान रहे हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, इन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया है, तो यहाँ पे 1,75,000 का डिडक्शन मिलेगा, 1,75,000 इनकम हो जाएगा।
तो हमने तीनों घर को डीएलओपी मान के, तीनों घर को एसओपी मान के कैलकुलेशन कर दिए। अब हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला जो ऑल्टरनेटिव बनेगा उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हाउस 1 एंड 2 को मान रहे हैं एसओपी और हाउस 3 को मान रहे हैं डीएलओपी। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। तो हम तीनों घर की इनकम ले लेंगे, हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। हाउस 1 एंड 2 जो है वो एसओपी है, तो एसओपी वाली इनकम लेंगे। हाउस 1 की इनकम है 0, हाउस 2 की इनकम है -30,000। ठीक है, हाउस 3 डीएलओपी है, तो यहाँ पे 73640 आ रहा है। 73640 की इनकम है, -30,000 का इंटरेस्ट है, तो नेट नेट आपकी आईएचपी हो रही है 43640। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन। बात करते हैं सेकेंड कॉम्बिनेशन की। हाउस 2 एंड 3 को आप मान रहे हो एसओपी एंड हाउस 1 जो है उसको मान रहे हो डीएलओपी। यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ 1, 2 एंड 3। हाउस 1 डीएलओपी है, उसकी इनकम है 219,800। हाउस 2 जो है और हाउस 3 है वो एसओपी है, तो इस केस में 2 की इनकम 30,000, हाउस 3 की इनकम 1,75,000, हाउस 2 की इनकम -30,000, हाउस 3 की इनकम -1,75,000। अब हमको एक चीज देखनी है कि जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का केस होता है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन सारे जो घर हैं उनका मिला के 2 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हाउस 2 की लॉस जो है वो 30,000 है, इट इज ड्यू टू इंटरेस्ट, एंड हाउस 3 का भी जो इंटरेस्ट है वो भी 1,75,000 है। तो टोटल हो जा रहा है कितना, 2,05,000, बट मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 लाख रुपीज ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 लाख का लॉस है, 19,800 जो है वो हमारी हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, 2 लाख का ही डिडक्शन आपको मिलेगा। कॉम्बिनेशन 3 जो बनेगा, यहाँ पे आपका हाउस 1 एंड 3 जो है वो हो जाएगा एसओपी और हाउस 2 जो है वो हो जाएगा डीएलओपी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2 एंड 3। ठीक है, हाउस 1 के केस में आपका एसओपी है 0, हाउस 2 आपका डीएलओपी है, तो यहाँ पे आपको इनकम लेनी है 1,76,840। हाउस 3 हमारा एसओपी है, तो यहाँ पे लेंगे 1,75,000। टोटल करेंगे नेट नेट 1,76,840 माइनस 1,75,000, तो ये हो जा रहा है हमारा 1,840। ठीक है, तो तीनों ही केसेस में हमने इनकम निकाल ली। तो तीनों ही केस में हमारा जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, इट इज गिविंग द लिस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो ये हमको चूज करना चाहिए। हाउस 1 एंड हाउस 3 को एसओपी मानना है, हाउस 2 को आपको डीएलओपी मानना है। तो अभी जो हमने कैलकुलेशन किया वो ओल्ड रिजिम के हिसाब से किया। अगर इसी सम को न्यू रिजिम के हिसाब से करने के लिए बोले तो ध्यान क्या रखना है, एसओपी के केस में हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो एसओपी के केस में 0,0,0 इनकम हो जाएगी। तो अब हमारा जो डिसीजन है वो हमको लेना है, तो जिस प्रॉपर्टी की लोएस्ट इनकम हो रही है उसको आपको डीम टू बी लेट आउट मानना है और बाकी की प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के उसकी नील इनकम दिखा सकते हो। तो इस केस में हाउस 3 जो है उसको आप डीएलओपी मान लोगे, क्योंकि 1 और 2 की इनकम जो है वो हायर है। यहाँ पे आपका 0,0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 7,3640 इनकम होगा। तो नेट नेट इनकम इन केस ऑफ न्यू रिजिम हो जाएगा 7,3640, which will be the best alternative for Mr. गणेश। तो एक और सम करते हैं जहां पे घर का कुछ पोर्शन लेट आउट में दे रखा है, कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब प्रोपोर्शनेटली आपको कैलकुलेशन करना होगा। देखते हैं, प्रेम ओन्स अ हाउस इन मद्रास ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, 2/3 पोर्शन ऑफ द हाउस वो सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो भी घर है उसका 2/3 जो है वो है एसओपी, तो ऑब्वियसली 1/3 क्या हो जाएगा, लेट आउट। ठीक है, एलओपी एट अ रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ। तो लेट आउट पोर्शन का जो रेंट मिल रहा है वो 8,000 रुपए के हिसाब से अगर गिने तो 96,000 पूरे साल का आपको रेंट मिलने वाला है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 3 लाख पर एनम, ये पूरे घर की वैल्यू है। फेयर रेंट 270, स्टैंडर्ड रेंट इज 330। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर हमको ईआर निकालना है तो निकाल सकते हैं। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, तो म्युनिसिपल वैल्यू है 3 लाख और फेयर रेंट है 270, तो दोनों में से हायर वाला जो कौन सा है, दोनों में से हायर वाला है आपका म्युनिसिपल वैल्यू, बट मैक्सिमम हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000, तो इस केस में आपका म्युनिसिपल वैल्यू बन जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, बट अगर हमको कैलकुलेशन करना होगा तो हमने देखा था
अगर आपने पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रखा है तो जितना पोर्शन हो रहा है एरिया के बेस पर उतने ही पोर्शन का आपको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वगैरह सब कुछ लेना होगा। तो देखेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे तब। आगे बोल रहे ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस से 10%, ठीक है, मतलब आपका 3 लाख का वैल्यूएशन हो रहा है, उसका 10% होता है 30,000। आपने पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 30,000 पे कर दिया है। अ लोन ऑफ 25 लाख वाज टेकन बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21 फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। घर खरीदने के लिए लोन ली, मतलब यहाँ पे 2 लाख की इंटरेस्ट की लिमिट होगी फॉर एसओपी। आगे बोल रहे इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,20,000। तो आपका डिडक्शन का जो कैलकुलेशन है वो 1,20,000 के बेस पे होने वाला है। कंप्यूट प्रेम्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर AY 26-27 अज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, मतलब ओल्ड रिजिम में है। फिर वापस पूछा है कि अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में होगा तो क्या होगा। तो पहले हम ओल्ड के हिसाब से गिन लेते हैं, फिर हम न्यू का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब भी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अगर लेट आउट किया है तो वैसे केस में आपको दोनों को अलग सेपरेट यूनिट मान के कैलकुलेशन करना है। तो हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे आपको ले लेना है एसओपी, यहाँ पे ले लेना है एलओपी, ठीक है। दोनों का कैलकुलेशन करेंगे साइड बाय साइड। यहाँ पे आपको सबसे पहले लेना होता है जीएवी, इसमें से माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्स, जो बचेगा उसको बोलेंगे एनएवी, माइनस करोगे 24A 30%, ठीक है। फिर माइनस करोगे 24B इंटरेस्ट, ठीक है। जो मिलेगा उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और दोनों का टोटल करेंगे, फिर मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसओपी के केस में जीएवी से लेकर एनएवी तक सब कुछ नील होता है। एलओपी के केस में जीएवी निकालने का हम वर्किंग यहाँ पे कर देते हैं, वर्किंग नोट 1 जीएवी फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जीएवी में बेसिकली आपको लेना होता है फेयर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल विच एवर इज हायर, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट लेना है आपको प्रॉपर्टी का तो 1/3 पोर्शन ही लेना होगा। तो यहाँ पे हमको जीएवी निकालते टाइम ध्यान क्या रखना है, जितनी भी वैल्यूज है वो सब 1/3 लेनी है फॉर द पर्पज ऑफ ईआर। तो अब पहले क्या करते हैं, हम ईआर पूरे घर का निकाल देते हैं, फिर हम उसको 1/3 कर देंगे। तो भाई म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो भाई म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर कौन सा वाला है, 3 लाख रुपए, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, बट स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000 है। इन दैट केस म्युनिसिपल वैल्यू ही मेरा क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो पूरे घर का है, तो ये 3 लाख का 1/3 करेंगे तब जाके हमको हमारी प्रॉपर्टी का क्या मिलेगा, ईआर, ठीक है। तो ईआर है हमारा 1 लाख, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है 96,000, तो हमारा जीएवी क्या बन गया 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज यहाँ लिख देता हूँ। बात करते हैं म्युनिसिपल टैक्स की, तो आपने पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स किया है 30,000, बट उसका 1/3 ही आपको एलओपी में मिलेगा विच विल बी 10,000, यहाँ पे तो आपको मिलता ही नहीं है। अब आपका एनएवी हो गया 90,000 रुपीज, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एसओपी के केस में नहीं मिलता, यहाँ पे आपको 30% ऑफ 90,000 इज 27,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो टोटल इंटरेस्ट आपने पे किया है 1,20,000, इसका 2/3 आपको मिलेगा एसओपी में विद द लिमिट ऑफ ₹2 लाख, और यहाँ पे 1/3 मिलेगा विदाउट लिमिट। तो 1,20,000 का 2/3 इज 80,000, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है क्योंकि एक्विजिशन के लिए लिया है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इन्होंने सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया है। तो 80,000 मिलेगा आपको एसओपी के केस में, वेयर इन केस ऑफ एलओपी आपको मिलेगा 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे हो जा रहा है नेगेटिव 80,000, यहाँ पे हो रहा है आपका 90,000 माइनस 27,000 माइनस 40,000 23,000, और अगर दोनों का समेशन कर देंगे तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है दोनों घर का मिला के नेगेटिव 57,000 रुपीज, ठीक है। ये हमारा ओल्ड केस है, क्या है, ओल्ड रिजिम वाला, ठीक है। यहीं पे अगर न्यू रिजिम की बात करें तो न्यू रिजिम के केस में एलओपी सेम रहने वाला है, ठीक है, बट एसओपी के केस में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपका 23,000 का आईएचपी का इनकम हो जाएगा, क्योंकि 80,000 का आपको कोई भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो ओल्ड वर्सेस न्यू, न्यू में आपका 23,000 का इनकम होगा, ओल्ड में आपका 57,000 की नेगेटिव इनकम होगी विच विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स इनकम। अब एक और कंसेप्ट हम समझते हैं, जहां पे आपको अनरियलाइज रेंट, मतलब पिछले सालों में आपका जो रेंट था नहीं रिकवर हो पाया था, या फिर अरियर्स ऑफ रेंट है वो आपको प्रीवियस ईयर में मिल रहा है, तो वैसे केस में आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। तो सिंपल एक लाइन में कैलकुलेशन है कि जो भी आपको अरियर्स या फिर अनरियलाइज रेंट मिल रहा है जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में आप पे टैक्स नहीं लगाया गया था, तो वहां पे आपको जो भी रेंट आ रहा है उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके जो भी बच रहा है दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पढ़ते हैं सवाल को।
मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 25। देखो घर बेच भी दिया हो ना, फिर भी आपका अरियर्स या फिर जो अनरियलाइज रेंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वहां पे ओनरशिप वाला क्वेश्चन अराइज नहीं होने वाला। इन जून 25 मतलब 25-26 के साल में ही रिकवर्ड रेंट ऑफ 10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव टू हुम ही हैड लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी फॉर 2 years फ्रॉम अप्रैल 19 to 21, ठीक है। ही कुड नॉट रियलाइज 2 months रेंट ऑफ 20,000 फ्रॉम हिम एंड टू दैट एक्सटेंड हिज एक्चुअल रेंट वाज रिड्यूस, मतलब उस टाइम पे उससे 20,000 रुपए नहीं ले पाए थे और उस वजह से उनकी इनकम जो है वो कम कर दी गई थी, मतलब ये 20,000 पे उनको टैक्स लगाया नहीं गया था। आउट ऑफ दैट 20,000 उसने अभी पे कितना किया है 10,000, तो हमारा जो सवाल उठता है वो 10,000 की इनकम पे उठ रहा है कि 10,000 की इनकम का क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 21 टू फरवरी 25, मतलब पिछले सालों में उसने सतीश को भाड़े पे दिया था, उसने रेंट इंक्रीज किया था 12,000 से 15,000 पर मंथ, मतलब 3,000 रुपए भाड़ा उसने बढ़ाया था, ठीक है। एंड द सेम वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, वहां पे मगजमारी हो गई थी भाई नहीं भाड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब आप बोल रहे थे कि भाई भाड़ा बढ़ना चाहिए, जो टेनेंट बोल रहा था कि भाई भाड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, मतलब वो जो भाड़ा है आपको उस टाइम पे मिला नहीं था, जो इंक्रीज रेंट था वो आपको मिला नहीं था, वो अगर अब मिल जाए तो उसको कहेंगे अरियर्स ऑफ रेंट। तो क्या बोल रहे हैं, एंड द सेम वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इन सितंबर 25, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं। द मैटर वाज फाइनली सेटल्ड एंड मिस्टर आनंद रिसीव्ड 69,000 एज एरियर्स ऑफ रेंट फॉर द पीरियड 23 to 25, ठीक है। वुड द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आनंद, इफ सो इन विच ईयर। देखो जब मिलता है तब टैक्सेबल होगा। 25-26 जो है इसमें आपको एक तो मिला है 10,000 जो है आपका अनरियलाइज रेंट, 10,000 इज अनरियलाइज रेंट, और 69,000 जो है वो आपका एरियर्स ऑफ रेंट, तो दोनों ही आपको टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल हो जा रहा है 79,000, क्योंकि अर्लियर ईयर्स में आप पे इस पे टैक्स लगाया नहीं गया था इसलिए टैक्सेबल हो रहा है 79,000। इसमें से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, 79,000 इंटू 0.3 23,700, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका 55,300। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी 55,300। आगे बढ़ते हैं। तो को ओनर्स वाले केस में भी मैंने आपको बताया था कि को ओनर वाले केस में अगर इनके शेयर्स जो हैं वो डिफाइंड है तो उस केस में आपका जो भी कैलकुलेशन होगा दोनों का सेपरेट यूनिट मान के आपको कर लेना है। मिस अपर्णा को ओन्स a residential house property in Calcutta along with her sister Miss Dimple where her sister's family resides, मतलब अपर्णा और डिम्पल दोनों ने मिलके एक घर लिया जहां पे डिम्पल की फैमिली रह रही है। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर, मतलब दोनों का जो शेयर है वो डिफाइंड है आधा आधा। एंड द सेम इज यूज बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, दोनों उस घर को सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रहे हैं। इंटरेस्ट इज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ₹50 लाख एट 10% टेकन इन 1/4/24, तो दोनों ने मिलकर एक लोन ली है 50 लाख रुपए की, जहां पे 10% के हिसाब से मतलब 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट ये लोग पे कर रहे हैं दोनों मिलके, ठीक है। अगर दोनों का इक्वल शेयर है तो दोनों का इंटरेस्ट का शेयर कितना हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। ये लिया है एक्विजिशन के लिए तो 2 लाख की लिमिट लागू होगी अगर सेल्फ ऑक्यूपेशन में है तो। इन एडिशन मिस अपर्णा ओन्स अ फ्लैट इन पुणे in which she and her parents reside. She has taken a loan of 3 lakh at 12% on 1/10/24 for repairs, ठीक है। रिपेयरिंग के लिए उन्होंने लोन ली है 3 लाख रुपए की, जिसका ब्याज बन रहा है 12% के हिसाब से 36,000 रुपए, ठीक है। रिपेयरिंग के लिए लेते हैं तो 30,000 की लिमिट है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आगे क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू मिस अपर्णा एंड मिस डिम्पल अंडर सेक्शन 24B for 26-27 if both exercise the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115BAC। अगर इन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया होता तो इनको डिडक्शन मिलता 0, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे गिन लेते हैं। तो पहले बात करते हैं अपर्णा की। तो अपर्णा जो है उसके पास 2 घर है, एक है कलकत्ता वाला घर, दूसरा है पुणे वाला घर, ठीक है। तो ये पुणे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता वाले घर के अंदर इंटरेस्ट बन रहा है 2.5 लाख रुपए, पुणे वाले घर के अंदर बन रहा है 36,000 का इंटरेस्ट। ये 2.5 लाख में आपको मैक्सिमम मिलेगा 2 लाख रुपए, ठीक है। 36,000 में भी आपको मैक्सिमम मिलेगा 30,000 रुपीज, क्योंकि रिपेयरिंग के लिए है। दोनों का समेशन करोगे तो बनेगा 2,30,000, बट 24B की जो ओवरऑल लिमिट है वो है 2 लाख रुपीज की, मतलब
अपर्णा को मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन जो मिलेगा 2 लाख रुपीज मिलेगा, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ठीक है, बात करते हैं डिंपल की। तो डिंपल का तो एक ही घर है, तो डिंपल को 2.5 लाख रुपए के इंटरेस्ट के सामने 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो डिंपल 2 लाख रुपीज, अपर्णा 2 लाख रुपीज। ठीक है, भले ही अपर्णा ने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है, बट मैक्सिमम कैप की वजह से उसका इंटरेस्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख। तो जितने भी हमने ऑल्टरनेटिव सिनारियोज देखे थे उसके हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, साथ ही साथ एग्जामिनेशन जो प्रीवियस ईयर की हुई है उसके कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, सो दैट हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो कंसेप्ट प्लस सम्स के साथ कंक्लूड हो जाए। आई होप आपको इस वीडियो सीरीज से बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई सजेशन है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो की लिंक शेयर करिए जो सीए या सीएमए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।